नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से देखिएगा। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा भारत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा। तो एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, हर वीडियो को शेयर भी करें। इसके साथ ही 7th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर 8वीं क्लास की पुस्तक का हमारा भारत। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर रखी है, तो उन सभी के लिए एक मैसेज है। वो उसमें से कई विद्यार्थी पूछ रहे थे सर ज्योग्राफी के पेपर कब अपलोड होंगे। तो उसमें देखिएगा, अभी हिस्ट्री के चल रहे हैं जो पेपर वहां अपलोड कर रहे हैं। 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट होगी, सारे चैप्टर अपलोड हो गए सब पेपर बना के। 7th क्लास की सारी हिस्ट्री के पेपर कंप्लीट हो गए, 8th क्लास के कंप्लीट हो गए। 9वीं क्लास है वो हाफ पूरी होगी कंप्लीट, एक दो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 10वीं क्लास की हिस्ट्री है उसके चैप्टर कंप्लीट, उनके पेपर टेस्ट पेपर। इसके बाद आपकी 6 क्लास की ज्योग्राफी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 7th की ज्योग्राफी के सारे पेपर 6 के सारे हो जाएंगे। 7th की ज्योग्राफी के सब पेपर, 8th की ज्योग्राफी के सब पेपर, 9th 10th, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे पेपर आपके सामने आते जाएंगे। तो पहले हिस्ट्री साथ में लेकर के चल रहे हैं, अभी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी ज्योग्राफी के पेपर वहां स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद पॉलिटी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब चैप्टर आएंगे उसमें, एक एक पॉइंट। एक प्रकार से वो नोट्स भी हैं आपके लिए, क्योंकि वो जो पेपर बना रहे हैं उसमें इस तरीके से बना रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो। तो वो एक प्रकार से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स भी हैं। एक तरह से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक प्रकार के नोट्स भी हैं। तो ये सूचना थी उन विद्यार्थियों के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हमारा भारत, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कहाँ? उत्तर पश्चिम में, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियां, जो कि पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। मित्रों, ये दिशाएं तो आप समझते होंगे, उत्तर उत्तर पूर्व, इनका क्या मतलब होता है। जैसे अब ये इसमें समझेगा, ये उत्तर दिशा है नॉर्थ, ये साउथ हो गया दक्षिण, ये है ईस्ट पूर्व दिशा, और ये है वेस्ट पश्चिम दिशा। उत्तर पूर्व बोलेगा तो ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, इस तरह से। दक्षिण पूर्व बोले तो इसका मतलब ये इस तरह से बात कर रहा है, साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम बोलेगा तो ये बात कर रहा है यहाँ की। और जब ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोलेगा तो वो इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पूर्व की बात कर रहा है तो यानी ये यहाँ इस जगह की बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम तो ये इस साइड की बात कर रहा है, जो हिंदुस्तान की लोकेशन है जिस तरह से, इस प्रकार से हिंदुस्तान, तो यहाँ की बात कर रहा है, फिर यहाँ की। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीपीय विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया की इस प्रदेश की हर दिशा अवैध और दुर्गम में होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पश्चिम में ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये जैसे भारत है तो यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और ऊपर उत्तर में जो है वो हिमालय है ही। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर विशाल जल राशि से घिरा हो उसको महाद्वीप कहते हैं। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय को जो है भारत, इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है कि यह महाद्वीप के अंदर भी एक उपमहाद्वीप है। नीचे दिए गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए। ये देखिएगा, ये एक मैप है और यहाँ पर यूरोप है, ये इस साइड उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर,
और ये पूरा एशिया महाद्वीप है जिसमें रशिया है, ये इतना बड़ा सारा ये रशिया है, ये चाइना है यहाँ पे, और ये भारतीय उपमहाद्वीप बता रखा है इसने ब्लैक से निशान करके। इधर अरब सागर, ये भारतीय उपमहाद्वीप, बंगाल की खाड़ी, इधर प्रशांत महासागर। उपयुक्त मानचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जा सकता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। तो ये कह रहा है कि हिमालय के क्या बेनिफिट हैं। ये वर्षा कराने में सहायक है। इधर से जो भी जाती है पवने वायु तो आगे हिमालय से टकरा करके और वर्षा कर देती है, और ऊपर की तरफ से जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है बर्फीली, उनको हिमालय रोकता है। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। अगर ये हिमालय और हिंदुकुश पर्वत नहीं होते तो फिर भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता, केवल एक मरुस्थल होता। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई है। अब जब ये पर्वत श्रेणियां ही नहीं होती तो ये नदियां कहां से निकलती, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके बाद में है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां या दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। जैसे कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि दर्रे क्या होते हैं, दो पहाड़ों के मध्य का या दो पर्वतों के मध्य का जो एक संकरा स्थान है नेचुरल, वो आवागमन के साधन के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे एक दो आदमी है, 10 आदमी है, वो वहां से संकरे करते 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 निकलते निकलते वहां से वो एक रास्ते बन चुके हैं, तो इंसान तो जा सकते हैं वहां से, दूसरे जो देश हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो कई विदेशी लोग हैं वो आए इन्हीं दर्रों के माध्यम से। इनमें खैबर और बोलन दर्रे प्रमुख हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के शान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और भारत के अन्य क्षेत्रों में बाद में फैल गया। तो ये बता रहे हैं कहां से कैसे कैसे है। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अब ये अलग अलग सांस्कृतिक बोलियां, धार्मिक विश्वास पड़ता रहा, और जो अनेकता में एकता बनी रही, ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। तो वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। अब हम पढ़ते हैं विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांशों के बीच, और पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार 68,7 पूर्व से 97,25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया। ये कई बार पूछा भी है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो हमने 6 क्लास के जो चैप्टर पढ़े थे, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, पूर्वी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी देशांतर क्या है, वो सब हमने पढ़े। तो उसके आधार पर अब आपको समझने में, अब भारत कौन से है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिएगा ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये बीच में है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये 0 डिग्री। अब जिसको आप इक्वेटर कहते हो, भूमध्य रेखा, तो इस 0 डिग्री से ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और जो ग्रीनविच नगर जो ये है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, उसको बीच में 0 डिग्री माना गया है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा एक मानी गई है।
तो इससे पूर्व की ओर जो है इसको हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, पश्चिम की ओर है उनको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर की 180 डिग्री रेखा और पश्चिमी देशांतर की 180 डिग्री रेखा एक ही है दोनों। तो ये चीजें हमने आपको पहले समझा दी है। अब भारत की देखिए क्या स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अब जैसे मान लीजिए यहां भारत है, इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां भारत है इस तरह से, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच। यानी ये जो ग्रीनविच नगर से निकल रही जो रेखा है, इससे पूर्व की ओर 68 से 97 25। तो इसके बीच में क्या है? भारत। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व व पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पड़ता है। तो वो समय कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि समय कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। तो हर देश का अपना अपना एक होता है सिस्टम। तो भारत के संदर्भ में कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, यानी भारत से बड़े 6 देश और हैं। और हमारे देश का विस्तार कितना है? कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का कितने परसेंट है? 2.47। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक 3214 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। तो ये कैसे आपसे दूरी पूछ रहा है? ये ऐसे पूछ रहा है जैसे भारत ये है, तो यहां उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये जो पूरी दूरी है, ये दूरी है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से यहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे ज्यादा विस्तार जो भारत में ये इसी प्रकार से है चौड़ाई में, यहां इसका कितना है? 2933। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा राज्य है गोवा। प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये जो हैं ये पहले के फैक्ट हैं, अब इसमें बदलाव हो गए हैं। अब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसको आप ध्यान में रखें। पहले 28 राज्य हुआ करते थे, फिर आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना। तो कितने राज्य हो गए थे? 29 राज्य। लेकिन जम्मू कश्मीर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी बना दिया गया, लद्दाख अलग यूटी बना दिया गया। तो चूंकि एक राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो एक राज्य कम हो गया क्योंकि वो यूटी में तब्दील हो गया। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद एक चेंज और हुआ कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें दमन दीव और दादर और नागर जो है ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। इन दोनों को मिलाकर के भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8।
8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको आप ध्यान में रखें फैक्ट को। ये फिर से सुन लीजिए कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूटी में बदला गया केंद्र शासित प्रदेश में, तो चूंकि 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, तो एक राज्य कट हो गया, 28 राज्य रह गए। और केंद्र शासित प्रदेश चूंकि जम्मू कश्मीर के 2 यूटी बनाए गए, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर वाला जो है, तो केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। उसके बाद लोकसभा में एक और विधेयक लाया गया था बाद में, जिसमें दादर नागर और दमन और दीव, इन 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। तो एक कर देंगे तो एक और कम हो गया इसमें से, तो ये हो गया 8। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत का मैप है और पहले के हिसाब से है इसमें दिया हुआ। अब ये लद्दाख में और ये 2 में यूटी में बदल गए हैं। इधर ये देखिएगा, ये नेपाल है, यहाँ ये चाइना, यहाँ भूटान है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है भूटान, यहाँ बांग्लादेश, ये म्यांमार, और पश्चिम की तरफ आए तो ऊपर ये अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और ये राज्य हैं, ये हिमाचल है, पंजाब, हरियाणा, ये नई दिल्ली, ये राजस्थान, और ये यूपी है पूरा। फिर ये है बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ है ये एमपी, ये ओडिशा, तेलंगाना जो 29वां राज्य बना था पहले आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो वो तेलंगाना को बनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है इधर, ये गोवा, ये पूरा महाराष्ट्र, और ये दादर और नागर हवेली रहे यहाँ, ये गुजरात। तो इस प्रकार से ये आपके सामने भारत का नक्शा है। अब हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण, भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएं विद्यमान है। कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान, कहीं असमान पठार तो कहीं तटीय मैदान, कहीं मरुस्थल तो कहीं द्वीप समूह स्थित हैं। अतः भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय वाला, गंगा का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह है। इनमें से तटीय मैदानों का अध्ययन हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, यानी जो जस्ट लास्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था हमने तटीय मैदान के बारे में। और थार के मरुस्थल का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आइए अन्य प्रदेशों का अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इनकी भी आयु होती है, कौन सा बाद में बना है, कौन सा लाखों सालों से है। तो हिमालय जो है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊंचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमालय, हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः 3 समानांतर श्रेणियां शिवालिक, मध्य हिमालय या हिमाचल और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृहत हिमालय में बंटा हुआ है। यानी अगर ये हिमालय है तो हिमालय में सबसे ऊपर वृहत हिमालय, फिर उसके बाद इसके नीचे मध्य हिमालय और इसके नीचे आ जाएगा शिवालिक पहाड़ियां। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ये दक्षिणी दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती हैं। क्या आप जानते हैं
हिमालय में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से 8,848 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत के अधिकांश भूभाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदानीर नदियों का उद्गम स्थल है। सदानीर मतलब जो हमेशा नदियां बहती है। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई और सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन होता है। यहाँ की वन संपदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोए हुए हैं। इन्हीं ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं, तो निम्न घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। यहाँ पाए जाने वाली जड़ी बूटियों की मांग समस्त। ये मित्रों भारत का मैप है। ये जो रेड कलर में आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत वाली श्रेणियां हैं, और ये जो हरा हरा है, ये है मैदानी भाग। येलो में जो आप देख रहे हैं ये बीच में, ये प्रायद्वीप या पठार के भाग हैं, और ये जो पानी वाले हैं इस प्रकार से, ये हैं द्वीप समूह हैं। तो यहां देखिएगा, ये हिमालय सबसे ऊपर हिमालय लिखा हुआ है, ये शिवालिक लिखा हुआ है। ये मैप वैसे साफ है नहीं ज्यादा, इसमें अक्सर थोड़े धुंधले ही हैं, आपको भी धुंधले ही दिखेंगे। यहाँ इस तरफ देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो हिमालय का विस्तार देखिए आप कहाँ कहाँ तक है, ये यहाँ तक देखिए, आपको हिमालय हिमालय दिखेगा। फिर ये बीच में मैदानी भाग है, यमुना, ये गंगा, उत्तरी मैदान, गंगा नदीर, और ऊपर की तरफ जाइए जो नदियां पाकिस्तान की तरफ टर्न होगी, ये झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां आ गई। ये इधर भारतीय मरुस्थल, ये बीच में अरावली श्रेणी बना रखी है इन्होंने इस प्रकार से, ये देखिए, ये इस तरह से ये अरावली श्रेणी बना रखी है। और भी इसमें ये नर्मदार, ताप्तीर, ये खंबात की खाड़ीर, कच्छ की खाड़ीर, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट लिख रखा है। ये दक्षिण में अन्नामलाई लिख रखा है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये दक्कन का पठार लिखा हुआ है। ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, यहाँ पर महानदी है, ये सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी। तो इस प्रकार से कई चीजें इन्होंने लिखी है। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पहले क्रांतिकारियों काले पानी की जो सजा देते थे वो यही थी। अंडमान जो है यहाँ पर द्वीप, वहां भेज देते थे क्रांतिकारियों को, और वहीं उनकी मृत्यु होती थी। तो ये अंडमान निकोबार जो अंडमान भेज देते थे, काले पानी की सजा इसी को कहते थे। इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अति दोहन के कारण यहाँ भूस्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न यह प्रदेश अनियोजित, विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित है। गंगा का मैदानी प्रदेश, तो आप गंगा के मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। 9th और 10th में ये क्लासें और डिटेल में आएगी। हिमालय के समानांतर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर लागी मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचे भाग, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे बांगर कहते हैं। इसका उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखे जा सकते हैं। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे खादर कहा जाता है। इसका उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में है। हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर और दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में देख लिए थे। प्राचीन काल में विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानी भागों में रहती है।
इस मैदानी भूभाग में परिवहन और उद्योगों का काफी विकास हुआ है। अब आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है, जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, सह्याद्री स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई की पर्वत या पहाड़ियां स्थित हैं। पथरीले व उबड़ खाबड़ धरातल वाले क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटा नागपुर के पठार और पर्वत स्थित हैं। भारत की अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाई जाती है। दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अभी क्या कहता है, क्या आप जानते हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। तो मित्रों, ये आपके लिए बेसिक फैक्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपको मैप में दिखाया था। जो येलो वाला पार्ट था वो प्रायद्वीपीय पठार का ही है। इसमें अलग अलग पठार हैं, छोटे बड़े, दक्षिण में पहाड़ियां हैं, वो सब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आती है। ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय इलाकों में दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं, जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। तो तटीय इलाकों में जो दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान आते हैं, इस क्षेत्र की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपर्दन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है। अब आता है पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी, अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी जल संचयन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास और शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। और इसके अलावा जैसे रबड़, चाय, कॉफी के बागान मसालों के लिए भी मशहूर है। मध्यकाल से ही भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विंध्याचल, सतपुड़ा, मेघालय, छोटा नागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है। तो ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। अब पढ़ते हैं द्वीप समूह। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान और निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान और दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूछा जा सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी भारत का कहां, बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान। क्योंकि अंडमान निकोबार कहते हैं, दरअसल अंडमान निकोबार तो कुल मिलाकर के 247 द्वीप हैं। इनके समूह को हम कहते हैं अंडमान निकोबार। तो 247 द्वीप हैं। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से यह द्वीप बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है कि द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है वो अंडमान निकोबार है, हमने ऊपर देखा, और पश्चिम की तरफ जो अरब सागर में है वो है लक्षद्वीप। तो निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है। सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो माना जाता है इंदिरा पॉइंट। अब आता है सांस्कृतिक परिदृश्य। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक। अर्थात हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा और साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही क्या है? हमारी संस्कृति है। तो जैसे आप हमने वृहत्तर भारत पढ़ा, तो वृहत्तर भारत में देखा जैसे आप कई कंट्रीज हैं। उस टाइम इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा, जावार, म्यांमार। तो उस समय चूंकि राजा वहां के हिंदू ही थे, जो वृहत्तर भारत के समय का, और भले ही बाद में
मुस्लिम जो है उनका शासन हुआ वहां पे, लेकिन आज भी वो सभी भारतीय त्योहार जो हैं, जैसे भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है, जैसे रामलीला है, ये मनाते हैं वह इंडोनेशिया में, यही उनका त्योहार है मुस्लिम, मनाते रामलीला है। ये उनकी संस्कृति है। लोग वही थे, समय के साथ में बाद में धर्म जैसे चेंज हो गया, मुस्लिम बन गए, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी वहां पर वही है जो हजारों साल पहले थी। वो लोग खुद कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं। तो ये संस्कृति है। वक्त बदल गया, समय बदल गया, रहन सहन, कपड़े, लेकिन उनकी जो चीजें बेसिक जो है, मानसिक, यही तो है कि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। तो ये जो हमारा रहन सहन, खान पान, विचार, हमारी सोच, हमारे त्योहार, दर्शन, साहित्य, वो सब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सी बेसिक चीजें आपको कंसेप्ट समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आते जाएंगे, फैक्ट भी आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन भारत का भूगोल और राजस्थान के भूगोल की अगर नींव तैयार करनी है, एक बेसिक तैयार करना है, तो ये किताबें सबसे बेहतर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।